मीनाक्षी सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वो यूट्यूब चैनल खोलती है और खुद से कहती है, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे घर वाले खाकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। मीनाक्षी ये बोलती है और तभी यूट्यूब चैनल खोलकर दम आलू की सब्जी बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक गलती से वो पुलाव का चैनल खोल देती है और हैरान होते हुए कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मैं दम आलू बना रही थी और अब ये इसमें चावल डालने के लिए बोल रहा है। पर कोई बात नहीं, इसने बोला है तो डाल देती हूँ, क्या पता ऐसे ही बनते हो या फिर कोई नई मजेदार रेसिपी हो। अब मीनाक्षी भगवान का नाम लेकर उस दम आलू की सब्जी में थोड़े चावल डालकर उसे बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो दम आलू के चटपटे पुलाव बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी रसोई में उसकी सास सारी आती है और कहती है, क्या बनाया है, तू तो बोल रही थी कि तू दम आलू की सब्जियां और रोटियां बनाएगी, लेकिन तूने तो दम आलू के पुलाव बना दिए हैं, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मीनाक्षी ये बात सुनकर घबरा जाती है और बात को संभालते हुए कहती है, माँ जी सुबह सुबह कुछ हल्का खाना चाहिए, इसलिए मैंने दम आलू के चटपटे पुलाव बनाकर तैयार कर दिए। अगर आप बोलोगे तो मैं रोटियां भी बना दूंगी, आपको नहीं पता मैं चांद जैसी रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं बहू रहने दे, अभी जो तूने बना दिया वही ठीक है, तू थक गई होगी, देख तेरी साड़ी भी गंदी हो गई है, जाकर कपड़े बदल ले और थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं चाय बनाकर सब लोगों के लिए लगा देती हूँ। अब मीनाक्षी कपड़े बदलने चली जाती है और सारिका सब लोगों को खाना परोस देती है। शायद ये किस्मत का तुक्का था कि मीनाक्षी के बने हुए दम आलू के चटपटे पुलाव सच में बहुत जबरदस्त थे और उसकी ननद तारीफ करते हुए कहती है, वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है आपने, और ये पुलाव एक नंबर है, सच में मजा ही आ गया। कुछ भी बोलो मीनाक्षी बहू, जब तेरी माँ ने तेरी तारीफ करी थी कि तुझे सब कुछ बनाना आता है तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद लड़की है तो झूठ बोला होगा, लेकिन तेरी माँ तो सच्ची थी, मुझे तो समधन जी से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मीनाक्षी अब किसी तरह से बात को संभाल लेती है। ऐसे ही दोपहर के समय भी वे लोग इस पुलाव को खाते हैं, लेकिन रात को मीनाक्षी के लिए आफत हो गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो रसोई में जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, सुबह तो तुक्का लग गया था लेकिन अब क्या करूंगी। तभी थोड़ी देर में उनकी पड़ोसन किरण आती है और मीनाक्षी को एक बर्तन देते हुए कहती है, मीनाक्षी बेटा घर में मटर पनीर बने थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी लेकर आ जाऊं, तुम्हारे घर वालों को मेरे हाथों के मटर पनीर बहुत पसंद है ना। मीनाक्षी सुनकर खुश हो जाती है और किरण को अपने गले से लगाकर कहती है, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो, सच में आंटी आपने मटर पनीर लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किरण को कुछ समझ में नहीं आता कि मीनाक्षी मटर पनीर देखकर इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही थी। अब किरण भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। अब मीनाक्षी ननद से बहाना बनाकर आटा तैयार करवा लेती है और रोटियां बनाते हुए अलग अलग आकार की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाती है। सब लोगों को खाना परोस देती है। उसके हाथों की रोटियां देखकर उसकी सास कहती है, ये क्या है बहू, तू तो बोल रही थी कि तुझे चांद जैसी रोटियां बनानी आती है, ये सब क्या है। आप भूल गए क्या, चांद रोज एक ही साइज का रहता है क्या, चांद भी तो रोज अलग अलग साइज का होता है, इसलिए मेरी रोटियां भी अलग अलग साइज की हैं। भाभी कुछ भी बोलो, आपका क्रिएटिव लेवल तो अलग ही है। और माँ आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, भाभी ने कितने अच्छे दम आलू के चटपटे पुलाव बनाए थे ना, शायद भाभी को रोटी बनाना ना आता हो, हर किसी को रोटी बनानी नहीं आती। ठीक है मीनाक्षी बेटा, लेकिन अब जब तू अपने मायके जाएगी तो तू रोटी बनाना सीख कर ही आना। और सुनो, कल मैंने घर में कुछ मेहमान बुलाए हैं तो खाना बहुत अच्छा बनाना। मीनाक्षी सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि दरअसल उसने अपनी पहली रसोई की रस्म में ही सब्जी यानी कि वो दम आलू का पुलाव तुक्के से बनाया था। लेकिन अगले दिन घर में मेहमान आने वाले थे, वो क्या करे। उसे रात की चिंता की वजह से नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे वो सूजी हुई आंखों के साथ रसोई में खड़ी हुई थी। पूरी रात चिंता की वजह से नींद नहीं आई। सपने में भी घिया, लौकी और टिंडे नाच रहे थे। अब बनाऊं तो क्या बनाऊं। अब मीनाक्षी दाल बनाती है, लेकिन दाल में दाल डालना भूल जाती है और पानी की सीटियां लगा देती है। वो रोटियां बनाती है तो वो अलग अलग देश का नक्शा लग रही थी। थोड़ी देर में रसोई से धुआं और तरह तरह की बदबू आने लगती है। सारिका रसोई में आती है और कहती है, क्या हाल बना रखा है तूने, अब सच सच बता दे कि आखिर चल क्या रहा है। अब मीनाक्षी रोते हुए अपनी सास को सब कुछ सच सच बताती है और कहती है, दरअसल बाजी मुझे खाना बनाना नहीं आता, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए इसलिए घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी, और मुहूर्त नहीं था तो शादी भी 1 महीने के अंदर हो गई और मैं खाना बनाना नहीं सीख पाई। अगर ऐसा था तो तू बता देती, कम से कम मैं मेहमानों को घर पर तो ना बुलाती। चल कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन तुझे अपना वो दम आलू का चटपटा पुलाव तो बहुत अच्छा बनाना आता है, कम से कम वही बना कर ले आ। मीनाक्षी जमीन को ऐसे घूरने लगती है जैसे जमीन पर उसने सोने का सिक्का रखा हो और उसे ढूंढ रही हो।
उसे ऐसे जमीन को निहारते हुए देखकर सारिका कहती है, क्या हो गया बहू तुझे? वो तो तुझे बनाने आते हैं, अब तो तुझे वो दम आलू के चटपटे पुलाव ही मांगे हैं, अब क्या दिक्कत है? माँ जी, दरअसल मुझे वो भी बनाना नहीं आता, वो तो मैंने गलती से बना दिया था। मैं पहले दम आलू बना रही थी और गलती से चावल की रेसिपी खुल गई और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कुकर में दोनों को साथ में डालकर सीटी लगा दी और वो दम आलू के चटपटे पुलाव बनकर तैयार हो गए। सारिका ये बात सुनने के बाद अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, एक तो इस सोशल मीडिया ने सारे बच्चों को बिगाड़ कर रखा हुआ है, बच्चों को भी कुछ नहीं आता और कुछ भी बनाकर तैयार कर देते हैं। सच में ये पिज्जा, पास्ता और मैगी ने ही बच्चों का हाल बुरा कर दिया है। अब थोड़ी देर में मेहमान आ जाते और घंटी बज जाती है। अब सारिका तो मेहमानों को अटेंड करने के लिए जाने लगती है और जाते हुए गुस्से में बोलकर जाती है, कुछ भी कर बहू, अब तूने ये जो रायता फैलाया है उसे तुझे ही साफ करना पड़ेगा। मैंने तो सभी रिश्तेदारी में तारीफ कर दी थी कि मेरी बहू दम आलू के बहुत अच्छे चटपटे पुलाव बनाती है और रिश्तेदार तो ये भी बोल रहे थे कि अगर उन्हें पसंद आए तो वो रेसिपी लिख कर जाएंगे। अब उन्हें क्या बोलूं कि वो रेसिपी तूने गलती से बनाई थी। सारिका ये बोलकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद मीनाक्षी अपने दिमाग पर जोर देकर रेसिपी को याद करने लगती है और थोड़ी देर में वो अंदाज से उस तरह के चटपटे दम आलू के पुलाव बनाकर तैयार कर देती है और सभी मेहमानों को परोस देती है। सारिका भी भगवान का नाम लेकर वो पुलाव चखती है तो वो सच में बहुत अच्छे बने थे। मेहमान तारीफ करके रेसिपी लेकर चले जाते हैं। सारिका मीनाक्षी से पूछती है, बहू मुझे समझ में नहीं आया, सच सच बता, अगर तुझे रेसिपी याद नहीं थी और तुझे खाना बनाना नहीं आता तो तूने दम आलू के चटपटे पुलाव इतने अच्छे से कैसे बनाए थे? मानती हूँ माँ जी कि हमारी आज की जनरेशन में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो है। मुझे सारी रेसिपी बहुत अच्छे से याद होती है क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। एक बार मुझे कोई भी चीज बता दी जाए तो याद हो जाती है। वो घबराहट की वजह से रेसिपी मेरे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन जब मैंने शांत मन से सोचा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मैं भी तुझ पर कुछ ज्यादा ही चिल्लाती थी। मेरी खुद की बेटी को ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, बल्कि वो तो रसोई में पानी तक नहीं उबालती, और मैंने अपनी बहू से उम्मीद की थी कि वो हमें हर तरह का खाना बनाकर खिलाएगी, और ये पूरी तरह से गलत है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। इसके बाद में पूरा परिवार बैठकर मीनाक्षी का गलती से बनाया हुआ दम आलू का चटपटा पुलाव खाता है, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आता है। और इसी तरह मीनाक्षी धीरे धीरे अपने मायके से नहीं बल्कि अपनी सास से सारा खाना बनाना सीख लेती है, लेकिन हमेशा के लिए उसकी सबसे बेस्ट रेसिपी दम आलू के चटपटे पुलाव। दिल्ली के पुराने इलाके दरियागंज की एक गली में हर सुबह एक पुराना तवा सुलगता था। तवे पर जब पराठा सिकता तो पूरी गली में खुशबू फैल जाती थी। वो खुशबू किसी होटल से नहीं बल्कि वो खुशबू आती थी कमला दीदी के ठेले से। लोग उसे प्यार से बुलाते थे पराठे चटनी वाली। उसकी हरी चटनी का स्वाद ऐसा था कि लोग महंगे रेस्टोरेंट छोड़कर वहीं आ जाते थे। पर कमला की जिंदगी पराठों से ज्यादा तपती थी। एक रोज सुबह के 5 बजे झुग्गी की दीवारों से धुआं उठ रहा था। कमला एक हाथ से बेलन चलाती, दूसरे हाथ से अपनी बेटी गुड्डी को जगाती। गुड्डी बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी क्या? माँ और सोने दो ना। नहीं बिटिया, जिस दिन तू सो गई ना उसी दिन तेरे सपने भी सो जाएंगे। उठ जा मेरी लाडो, अब तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। फिर हाथ मुंह धोकर वो उसके बालों में तेल लगाती है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर मैं तुझे स्कूल छोड़ते हुए काम पर निकल जाऊंगी। 8 साल की गुड्डी अपनी माँ की बात सुनकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। ये ले अपना टिफिन रख ले। क्या दिया है माँ? पराठा और चटनी, मुझे बहुत पसंद है माँ। अब वो अपने पुराने से ठेले पर एक तरफ थोड़ा सा सामान रखकर और एक तरफ गुड्डी को बिठाकर स्कूल तक छोड़ने जाती है। झोपड़ी से घर तक का सफर वो आधे घंटे में तय कर लेती है। अच्छा गुड्डी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ वो हाँ बोल ना गुड्डी, क्या हुआ रे, तू उदास क्यों हो गई? वो मैडम कल फीस भरने के लिए कह रही थी। चिंता मत कर गुड्डी, मैं कुछ न कुछ करके 1-2 दिन में फीस भर दूंगी तेरे। घबराई हुई सी गुड्डी स्कूल के अंदर चली जाती है और कमला अपनी थैली लेकर सड़क की ओर चल पड़ती है। फिर कुछ देर बाद ही वो सड़क किनारे पहुंचती है। पुराना तवा, टीन की बाल्टी में आटा और 2 छोटे डिब्बे, एक में हरी चटनी दूसरे में लाल। चल कमला, आज थोड़ी ज्यादा बिक्री हो जाए तो गुड्डी की फीस भर दूंगी। अब कमला अपना ठेला लगा लेती है। कुछ देर बाद उसके पास से गुजरता एक रिक्शे वाला आवाज देता है, कमला दीदी आज क्या बनी चटनी? हरी धनिया पुदीना वाली, राजू जो तुझे बड़ी पसंद है। तो 2 पराठे दे दो दीदी, पेट तो आज तेरा ही पराठा भरेगा।
अब कमला पराठा सेकती है। तवे पर घी की सौंधी खुशबू और चटनी की महक से गली महक उठती है और धीरे धीरे कर लोग उसके पास आने लगे, जिससे उसे थोड़ी सी कमाई होने लगी। ऐसे ही उसे सुबह से शाम हो जाती है। चलो शुक्र है, कम से कम गुड्डी की फीस भरने लायक पैसे तो जमा हो गए। अब कल ही स्कूल जाकर उसकी फीस भर दूंगी। सारा दिन पराठा सेकते सेकते खड़े खड़े कमला थक गई थी। शाम को थकी हारी वो घर लौट आती है, जहाँ गुड्डी किताब लेकर घर में चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। मेरी बच्ची, पढ़ पढ़, खूब पढ़ और पढ़ लिख कर खूब बड़ा बन और अपनी इस गरीब माँ का नाम रोशन कर। चल अब मैं खिचड़ी बना देती हूँ, आज दोनों वही खाकर सो जाएंगे। तू खा तो लेगी ना बिटिया खिचड़ी? मेरी माँ के हाथों में कमाल का जादू है, जो भी बनाती है स्वादिष्ट ही बनाती है। मैं खा लूंगी माँ। ऐसे ही समय बीतता है। रोज का उनका यही नियम था कि गुड्डी को स्कूल छोड़ने के बाद कमला अपने काम पर चली जाती। वो दिन रात मेहनत करती थी। कमला, तू दिन रात मेहनत करती है, पर अब भी झुग्गी में क्यों रहती है? कहाँ जाऊँ बहन, जो थोड़ी बहुत पैसे कमाती हूँ मैं, वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए जोड़ कर रखती हूँ कि उसके काम आ जाए। जब किशोर जी थे तो सब कुछ था, वो जितना भी कमाते थे उसी में हम दोनों को खुश रखते थे। तो फिर भाई साहब को हुआ क्या था? वो मिल में काम करते थे, फिर एक दिन मशीन में फंस कर गया कि फिर लौटा ही नहीं। उसके जाने के बाद ये ठेला ही मेरा घर बन गया और गुड्डी मेरी जिंदगी। अब तो उसी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। पर तू बड़ी हिम्मत वाली है रे कमला, इतना सब होने के बाद भी तू हिम्मत नहीं हारी। अब गरीब की हिम्मत ही उसकी पूंजी होती है, रोकर तो पेट नहीं भरता, थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ती है। इसी तरह कमला अपनी बेटी के साथ दिन काट रही थी। फिर एक दिन शाम को जब कमला दुकान समेट रही थी, तभी इलाके का ठेकेदार रंजीत वहाँ आ गया। अरे ओ कमला, ये ठेला यहाँ किससे पूछ कर लगा? ये जगह मेरी। भाई, मैं तो यहाँ सालों से बैठती हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे दी है, अब से रोज 20 रुपए लगेंगे बैठ के, क्या समझी? खाली पीली तू ही पैसे कमाएगी, मैं कुछ न कमाऊं क्या? 20 रुपए, वो भी रोज? हाँ, वरना ठेला उठवा दूंगा तेरा, समझी? ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और कमला की आंखों से आंसू गिरते हैं। हे भगवान, गरीब को चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देगा कोई। मेरी बेटी का क्या होगा? उस रोज कमला को यही चिंता सताती रही। फिर शाम को वो घर पहुंची तो चुपचाप बैठी हुई थी। अपनी माँ को यूं उदास देख गुड्डी ने पूछा, आज तू इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। माँ, मैं जानती हूँ तू किसी बात को लेकर परेशान है। देख लेना माँ, एक दिन मैं बड़ी होकर तेरे लिए दुकान खोलूंगी, ठेला नहीं। और जब मैं खूब कमाने लगूंगी ना, तो तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी। तू बस आराम करना, हार मत मानना माँ। ये सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं। तेरी बातों में ही मेरी ताकत है मेरी बच्ची। अगली सुबह वो ठेला लेकर काम पर चली गई। लेकिन कुछ देर बाद, अरे ये मौसम अचानक से इतना खराब क्यों हो गया? तभी आती तेज बारिश से थोड़ा सा पानी उसकी चटनी में भी गिर गया। बारिश होती देख ग्राहक भी वहाँ से भागने लगे। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अब इतनी बारिश में कौन खाएगा तुम्हारे चटनी पराठे? फिर तेज आंधी तूफान भी आने लगता है और तेज आंधी तूफान की वजह से तबाह हो जाता है, साथ ही चटनी के डब्बे भी बह जाते हैं। अरे मेरे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तभी वहाँ से गुजरता एक नौजवान अर्जुन, जो कि एक सोशल वर्कर होता है। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बारिश मेरा रोजी रोटी का गुजारा ले गई। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कमला बारिश में भरी होती है। आसपास उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जिन्हें वो समेटने की कोशिश कर रही होती है। फिर अर्जुन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। एक माँ की रसोई बारिश में बह गई, पर उसका हौसला नहीं। बारिश के थमने के कुछ देर बाद ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कई लोग दान करने आते हैं, कोई तवा लाता है, कोई डिब्बा, कोई पैसे और भी बहुत कुछ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? आपकी कहानी वायरल हो गई, लोग आपकी मेहनत को सलाम कर रहे हैं। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे, तू हमेशा खुश रहे। फिर कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की मदद से कमला को एक छोटा सा दुकान का कोना मिल जाता है, जिसका नाम रखा जाता है गरीब चटनी पराठे वाली। देखा गुड्डी, अब ठेला नहीं दुकान है हमारी। अब तू सबसे बड़ी रसोई वाली बन जाएगी माँ। और अब कोई रंजीत तुम्हारा तवा नहीं पलटेगा। और ये सब तुम्हारे कारण हो पाया है अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमला कमाल की चटनी बनाती थी। उसकी बनाई हुई चटनी सबको बड़ी पसंद आती थी। फिर धीरे धीरे कमला की दुकान मशहूर हो जाती है और टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आते हैं। कमला जी, इतने सालों से मेहनत का राज क्या है? राज बस इतना है, भूख चाहे पेट की हो या इज्जत की, दोनों का इलाज मेहनत है। मैंने आटा बेलते बेलते सीखा है कि गरीब को कोई नहीं उठाता, उसे खुद उठना पड़ता है। अब कमला का जीवन बदलने लगता है।
अब उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक होने लगती है। फिर 5 साल बाद गुड्डी अब एक बड़ी शेफ बन चुकी है, एक बड़े होटल में काम करती है। अब गुड्डी भी अच्छे पैसे कमाने लगती है और कुछ समय बाद वो भी अपनी माँ के साथ बिजनेस को और आगे बढ़ाती है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। और अब वो खुद का बड़ा सा घर बना लेती है, साथ ही बड़ी गाड़ी भी खरीद लेती है, जिसमें बिठाकर गुड्डी अपनी माँ को